जय हिंद। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए अगला हम लोग एमसीक्यू देखने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहीं पे ट्रिक के माध्यम से या कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग इसको याद कर लें। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल क्या है? कंपनी द्वारा, अच्छा ये जो है ये ज्ञान बिंदु का सेट है, ज्ञान बिंदु, और ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, चलिए। कंपनी द्वारा पारित अधिनियम, देखो ये सब अधिनियम है, ठीक है, और ये इसका सूची दिया हुआ है कि इसके बारे में इसको मैच करना है। तो जरा देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, अब चलिए इसको क्या क्या है जरा समझते हैं हम लोग। पहले इसको मिला लेते हैं। पहले रेगुलेटिंग एक्ट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का, अच्छा एक बार पहले समझ लेते हैं इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लें। ब्लैंक पेज लेने के बाद ताकि उसमें बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। अब चलिए, अब हम लोग इसमें आपको पूरा एक्ट ही देख लेते हैं कि कौन कौन सा एक्ट में क्या आया था। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सा एक्ट दिया है? पहले ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दिया। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 1773 जो है ना, किसी एक्ट को जानने के लिए उसका पहले बैक स्टोरी जान लेते हैं। क्यों ये रेगुलेटिंग एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही होता है रेगुलेट करने वाला। ठीक है, तो ये एक्ट क्यों आ रहा है? देखिए 1765 में क्या हो रहा है ना, दीवानी मिल जा रहा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। किसको? कंपनी को। अब 1765 से लेकर 1772-73 तक ये क्या करता है, यहाँ पे इतना लूट खसोट होता है, इतना ज़्यादा मतलब मिस यूज होता है, खासतौर पे दस्तक का। ठीक है, और जितना भी जो आपको अंग्रेज होते हैं, जो ये लोग क्या करेंगे अपना पर्सनल यूज़ के लिए, अपना पर्सनल यूज़ को कंपनी का यूज़ से ऊपर रखेंगे। यानी कि कोई भी व्यापार हो रहा है तो ये लोग अपने पर्सनल लेवल पर जाकर खेलेंगे और कंपनी को उस पर घाटा होता है। जब कंपनी को घाटा होने लगता है तो कंपनी एक समय के बाद अपने एम्प्लॉय को पैसे देने की भी हालत में नहीं रहती है। तो क्योंकि करप्शन ज़्यादा है। पहला चीज़ तो ये करप्शन ज़्यादा है, और दूसरा जो है पर्सनल यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जब ये दो चीज़ होता है ना तो कंपनी जाती है सरकार के पास, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलती है कि देखिए ऐसा बात है, हम लोग पेंशन, हम लोग ये देने के भी लायक नहीं है कि हम एम्प्लॉय को पैसा दे सके। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलता है कि ठीक है आपको हम पैसा देंगे, लोन देंगे, ठीक है, लेकिन आपको रेगुलेट करेंगे। वहां से प्रॉपर रेगुलेशन चालू होता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या हो गया, यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट क्या होगा, यहाँ से आपको रेगुलेशन चालू होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या आएगा? तो पहले तो बोलता है रेगुलेट चालू होगा, रेगुलेट करना होगा। तो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी का होता है, इसको ये डायरेक्ट करने लगता है, मतलब इसको ये कमांड करता है कंपनी। ये क्या कहते हैं आपको, ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमांड करने लगता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, एक आपको सुप्रीम कोर्ट आपको ये कलकत्ता में खोलता है। ठीक है, कलकत्ता में आपको एक सुप्रीम कोर्ट खोला। ठीक है, ये दो जो चीजें इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आपको एलिजा इम्पे देखते हैं, एलिजा इम्पे। ये एलिजा इम्पे क्या करेगा, ये पहला जो होता है वहां का सुप्रीम कोर्ट का मतलब हेड होता है, मतलब कि आपको चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, ये एलिजा एम्पे। तो ये हो गया कोड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लिया, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं और कौन सा। पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में यही बता देता है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, ये विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। विलियम पिट उस वक्त के पीएम थे वहां पे, ये इनके द्वारा लाया गया था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, इसी में आपको एक चीज प्रावधान देता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है और इसका एक हेड होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो कि वहां की कैबिनेट में बैठता है। वहां का जो कैबिनेट होता है ना उसमें बैठता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए रेगुलेटर एक्ट का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट का क्या हो गया, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन। ठीक है, ऐसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन से जो इसका हेड होता है वो कैबिनेट में आके बैठता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, ये चार्टर एक्ट 1813 क्या है, यहाँ से क्या होता है देखिए पहले इसमें क्या दिया हुआ चार्टर एक्ट का। अच्छा, ईसाई मिशनरी भारत, देखिए ईसाई मिशनरी को वहां पे प्रचार के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पे और चीज है, ईसाई मिशनरी दिया जाता है। दूसरा चीज क्या दिया जाता है आपको, 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपीज जो है आपको बोलेगा कि आपको एजुकेशन पे देने के लिए, एजुकेशन पे। तीसरा क्या दिया जाता है कि आपको ये जो यूरोपियन कंपनीज को बोला जाता है कि ठीक है
आप अब यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर, इंडिया में, लेकिन सिवाय सिर्फ चाइना और टी को छोड़ के, चाइना और टी को छोड़ के, और इसी चाइना और टी को 1833 में हटा दिया जाता है। यानी ये जो इकलौता बच जाता है कि चाइना और टी को आप यूरोपियन कंपनी नहीं कर सकती है, वो 1833 में ये प्रावधान भी हटा दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद और क्या करता है, हाँ बस हो गया, इतना काफी है। फिर चार्टर एक्ट 1833 देखते हैं कि उसमें क्या है। तो चार्टर चौथा, गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति। देखिए गवर्नर जनरल का उस वक्त ना, गवर्नर जनरल का उस वक्त 3 सदस्य एक ये होता था, 3 सदस्य होता था, उसमें एक +1 दिया गया एक विधि सदस्य को। वो विधि सदस्य, पहला विधि सदस्य कौन था, मैकाले। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, मैकाले का, मैकाले कोड भी आता है, ठीक है। तो ये आपको विधि सदस्य लेकर आया गया गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति चार्टर 1833 के जरिए, ठीक है। अच्छा, 1833 में एक और चीज आता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है ना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है, उसको इंडिया गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसको क्या किसी का, इंडिया का। अच्छा, यहाँ पे एक और आता है रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर होता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर होता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके अंडर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आपको जो गवर्नर थे उनको लेकर आया गया। और 1837 में क्या किया गया कि ये आपको बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। चलिए, ये 2 चीज हो गया। थोड़ा डिटेल में चलते हैं क्योंकि ताकि कॉन्सेप्ट से आपको याद रहेगा ज़्यादा बेहतर से, ठीक है। चलिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, नहीं किसी की आवश्यकता नहीं। मतलब ये तो डायरेक्ट देखिए, संसद जो है ना, वो डायरेक्ट किसी के बिना किसी परमिशन का वो बदल सकता है राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए, ठीक है। ये खाली आपको स्टेट गवर्नमेंट है ना, आपको रिक्वेस्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये सारा कंट्रोल जो है संसद के पास है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा शिकोह द्वारा रचित नहीं है। दारा शिकोह द्वारा रचित नहीं, दाराबनामा ये नहीं है, सिर अकबर तो है ही सिर अकबर। देखिए, ये उपनिषद जो होता है ना, ये उपनिषद का फारसी अनुवाद है सिर अकबर। क्या है, उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर अकबर है, ठीक है। मज्म अल बहरीन, ये इसको 2 समुद्रों का मिलन, इसको बोला 2 समुद्रों का मिलन, ये भी वही लिखा है, ठीक है। सफीरत औलिया ये सब ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, ये देखते हैं, इसको मिला लेते हैं थोड़ा सा। डेंगू का क्या हो जाएगा, डेंगू का हो जाएगा एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाथी पाँव का क्या हो जाएगा, देखिए फैटिगन्स। देखिए हाथी पाँव ना, हाथी जैसा पाँव हो जाता है, फैटिगन्स, ठीक है। डेंगू का हो जाएगा एडिस एजिप्टी, ए ऐसे आपको ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कालाजार। कालाजार का क्या है, ये फिलीबोटमस जो है ये कालाजार का, ठीक है। निद्रा रोग, ग्लोसिना, ठीक है। निद्रा रोग का क्या है, ग्लोसिना। चलिए, चलो हो गया। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। क्वांटो मैदान का, ये जापान में है। जापान का भी होंशु जो द्वीप होता है ना, होंशु, ठीक है, वहां पे आपको ये है, क्या बोलते हो, क्वांटो मैदान। एक नोबी का मैदान भी, नोबी मैदान, गोबी नहीं, गोबी ये मैदान जो है वो आपको मंगोलिया में पड़ेगा, ठीक है। और ये नोबी का मैदान जो एक पूछता है, ये पूछता है आपको क्या बोलते, जापान में पड़ेगा, ठीक है। जापान में भी कहाँ पे है क्वांटो मैदान, ये होंशु में है, ठीक है। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अच्छा, किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। देखिए 30 से 35 डिग्री जो है ना, जनरली, 1 मिनट देखिए, यहाँ दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री पकड़ लीजिए, यहाँ 60 डिग्री पकड़ लीजिए, यहाँ 90 डिग्री पकड़ लीजिए, यही ना है। चलिए, अब ये जो है ना इक्वेटर, ये 0 से 5 पकड़ लीजिए, 30 से 35 इधर पकड़ लीजिए, 60 से 65 इधर 90 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल पूछ रहा है, निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहते हैं। 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्षांश कहते हैं, लेकिन कहते क्यों, ये भी तो जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो समझ में आएगा। देखिए अश्व अक्षांश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जगह पर ना, इस बेल्ट में देखिए ये भी बेल्ट है, ये भी बेल्ट है, ठीक है। 3 बेल्ट हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ये जो ये इक्वेटर का बेल्ट है, अब इस इक्वेटर के बेल्ट से गर्म हवा निकलता है, ऊपर ऊपर जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर आके ये गिर जाता है ये हवा। उसी तरह से यहाँ से गर्म हवा जाता है, यहाँ से आके गिर जाता है, यहाँ पे आके 30 डिग्री पे। यानी 0 डिग्री से हवा बैठा उठा और ये 30 डिग्री पे गिरा, ये 60 डिग्री से हवा उड़ा और ये 30 डिग्री पे गिरा। ये समझ में आया, ठीक है।
इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि और बेहतर, देखिए ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। अब इसमें क्या है, ये हो गया, ये 30 हो गया, ये भी यहाँ 30 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 90 हो गया, ठीक है, 0 30 60 90। अब जो चीज यहाँ होगा वही चीज यहाँ भी होगा। यहाँ से हवा उठा, यहाँ गिरा, यहाँ से हवा उठा, यहाँ गिरा। तो यहाँ जो हवा गिर रहा है ना, जिसके कारण जो भी कोई नौका वोका चलती ना समुद्र में, ठीक है, उसका गति धीरे हो जाता है। गति का पता नहीं ऐसे लिखा था कैसे लिखा था, गति ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका जो होता है ना गति का, यहाँ इसका गति जो नौका का ये धीरे हो जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर से हवा का दाब ज्यादा है। तो ये हवा का दाब जब ज्यादा होता है ना, तो यहाँ के व्यापारी पहले लोग क्या करते थे, जब ट्रेड करते थे, तो इनके भी जब हवा ज्यादा हो गया, मतलब कि आपको हवा का दाब ज्यादा हो गया और नहीं मतलब सेल कर पा रहे, यानी नहीं जा पा रहे हैं, तो इनमें अश्व सब, घोड़े सब रहते थे, तो ये घोड़े को समुद्र में फेंक देते थे। समझ में आ गया? घोड़े को क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। इसी समुद्र, इसी के कारण इसको हम लोग अश्व अक्षांश बोलते हैं, याद रहेगा। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा है? प्राथमिक क्षेत्र। खनन उत्खनन, देखिए कोई भी चीज जो कि डायरेक्ट पृथ्वी जमीन से निकाली जा सके और उसका इस्तेमाल हो, उसको हम लोग प्राथमिक में रखेंगे। उसको हम लोग किसमें रखेंगे? प्राथमिक में रखेंगे, जो भी डायरेक्ट निकाला जा सके। जैसे कृषि करते हैं हम लोग, डायरेक्ट है, ठीक है, खेती जो करते हैं हम लोग डायरेक्ट करते हैं। पशु हम लोग करते हैं, पशुपालन जो होता है वो सब भी वही होता है। खनन हो गया, ये भी वही हो गया, इसका भी प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। उसके बाद मत्स्य पालन भी हो गया, ये भी आपको इसका हो गया, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई चीज को बनाते हैं। जैसे कृषि का हम लोग क्या किए कि आलू उगाए, आलू से हम लोग चिप्स बना दिए, खाते हैं ना हम लोग चिप्स, ये क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। खनन के मान लेते लोहा या कोयला लगाए, कोयला का हम लोग स्टील प्लांट में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो गया? ये द्वितीय क्षेत्र, यानी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो ये द्वितीय क्षेत्र हो रहा है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र काम क्या है? ये दो क्षेत्र है ना, इनको सहूलियत प्रदान करना, सर्विस देना, सहूलियत या सर्विस देना, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं सामान एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, बस का जरूरत है, ये क्या सहूलियत है कि नहीं? पैसे का जरूरत है हमको इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, एक बैंक खोल दिए, बैंक क्या सहूलियत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझ रहे? आपके बच्चे, इन्हीं के बस कंडक्टर के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में सहूलियत है कि नहीं है? कोई भी चीज जो आपको सहूलियत दे, जो सर्विस दे, ट्यूशन टीचर आपको वो है, कोई भी चीज जो है आपको सहूलियत दे रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। तो यही चीज, ये क्वार्टर चतुर्थ क्षेत्र हो गया, जो ऊपर वाले, जो हाई कॉलर जॉब होता है, ठीक है, मतलब अच्छे, जैसे साइंटिस्ट हो गया, ये सब लोग हो गया, ये हो गया। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। ये एक भू उपग्रह जो है वो अपने कक्ष में निरंतर गति करेगा, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी जो है ना, अपने ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण ले रहा है, मतलब वो सॉरी खींच रहा है जो उपग्रह को, उसके, ये पृथ्वी, तो उसके कारण ये आपको निरंतर गति करते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? सबसे टेक्नीशियम इस्तेमाल, ये आपको ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है। टेक्नीशियम जो है पूछ देता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है, ठीक है। टेक्नीशियम पहली बार कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, गोल्डन ईयर्स, ठीक है जी। एक मिनट, ठीक है, चलो, कहाँ थे हम लोग? सलमान रुश्दी, चलो रस्किन बॉन्ड हो गया, ठीक है। हाँ चलिए, भारत की अध्यक्षता G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? पुणे में किया गया। G20 वैसे बना कब है? G20 1999 में, याद रखना, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? सैयद ब्रदर, सैयद बंधु, ये हम लोग सुने होंगे, ठीक है। जहांदार शाह ये सबको बनाया था ये, तो कौन था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों को हम लोग सैयद बंधु बोलते हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ये लोकसभा में 9 दिसंबर को, देखिए यहाँ लोकसभा में 9 दिसंबर को किया गया, और 9-2-11 दिसंबर को राज्यसभा में किया गया, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अच्छा, वैसे नागरिकता संशोधन विधेयक जो है उसको, उसमें था क्या? देखिए 3 दो देश थे, बांग्लादेश पहला, पाकिस्तान दूसरा, अफगानिस्तान तीसरा। इसमें से जो माइनॉरिटी जो थे वहां पे, और जो आपको क्या बोलते हैं उसको, मतलब जिनको ये किया गया था, उसका एग्जैक्ट वर्ड भूल रहे हैं, मतलब शोषित किया गया था, ठीक है। शोषित माइनॉरिटी जो थे, कौन कौन है उसमें? 6 माइनॉरिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गया, 1 2 3 4 5, सिख हो गया, और हिंदू, अच्छा, और क्रिश्चियन हो गया। ये 6 जो है ना, हिंदू, बौद्ध, जैन,
पारसी, सिख और क्रिश्चियन, ये 6 लोगों को बोला गया कि आप वहां के यदि आप सताए हुए हैं तो यहाँ पर आके इंडिया में आके आप अपना ये नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, उसमें मतलब छूट दिया गया एक तरीके से, बस वही है, छूट दिया गया। भारतीय संविधान के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य रूट सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? यानी मान लेते हैं कि हमारे मोदी जी गए एक देश में, अब बोले क्या कि हमको ये फलाना, जैसे मान लेते, जैसे बोले कि कोई एक चीज बोले, क्या बोले, जैसे नदी है, ठीक है, अब बंगाल से नदी बह के आपको बांग्लादेश जा रही है मान लेते हैं। अब ये नदी पे कुछ बोल दिए कि देखिए ये नदी में हम एक डैम बनाते हैं मान लेते हैं, ठीक है, अब ये डैम बना दिए, अब बोल रहे हैं कि बंगाल वाला बोलेगा कि नहीं यार मेरे कहने के बगैर कैसे आप डैम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे क्योंकि बंगाल बोलेगा कि मेरे यहाँ से जा रहा है, एक नदी जा रही है, आप उस पर आप डैम बना दिए बिना मेरे परमिशन, क्योंकि यहाँ से लोग को आपको खेती होता है, पानी जाता है, पशु में काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो वहां पर यह आर्टिकल 253 काम देता है, जबकि बोला जाता है कि नहीं, आपसे परमिशन लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। याद रहेगा, आपसे परमिशन लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये बोलेंगे मोदी जी किसको? हमारे दीदी जी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 249 क्या, अच्छा जी, यदि एक और ये भी तुर्क का एक का है उनके पास, 2/3 बहुमत से यदि ये पास कर दे, संसद पास कर दे, ठीक है, मतलब खासतौर पर राज्यसभा पास कर दे, ठीक है, क्योंकि वही ज्यादा मेन है इसमें, उसको स्पेशल पावर दिया गया राज्यसभा को। तो यदि 2/3 बहुमत से राज्यसभा पास कर दे और बोले कि हम किसी भी स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो कर सकती है, याद रखना ये 249। तो ये तो होगा ये कि किसी भी स्टेट पे कर सकते हैं। अच्छा, ये 252 ये भी देख लीजिए, 252 में क्या होता है कि आपको स्टेट यदि चाहे, स्टेट बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक स्टेट बोले कि देखिए मेरे किसी सब्जेक्ट लिस्ट पर ना आप कोई कानून बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट बोले तो वो बना सकती है आर्टिकल 252 के तहत। ठीक है, चलिए 253 तो बता ही दिया है कि आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। 250 क्या है, तो आपातकाल के टाइम पे आप बना सकते हैं, आपका ये क्या नाम है, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो संसद बना सकते हैं। ठीक है, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख? 21 फरवरी 1915। तो गदर पार्टी जो थी विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? 21 फरवरी 1915। लेकिन क्या हुआ कि मामला लीक कर गया पंजाब में ही। ठीक है, पंजाब में यहाँ पे शुरुआत होना था, मामला लीक कर गया और जितने भी लोग थे उनको फांसी उसी दे दिया गया, आजीवन कारावास दे दिया गया, अफसोस की बात। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? कौन से? तो फास्फोरिक एसिड, त्रिक्षारकीय अम्ल। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। सूची 1 स्थानीय हवा है और क्षेत्र है। ठीक है, सिमुम कहाँ का है? सिमुम जो अरब रेगिस्तान का, अरब के रेगिस्तान का सिमुम हवा है। ठीक है, बॉयज कहाँ का? फ्रांस का। बॉयज कहाँ का है? फ्रांस का। पैम्परो कहाँ का है? पैम्परो अर्जेंटीना का है, या ये तो नहीं, अच्छा यहाँ से पैम्परो अर्जेंटीना का। और नॉर्वेस्टर कहाँ का है? तो ये न्यूजीलैंड का। ठीक है, देखिए सिमुम याद करता जाता है। देखिए सिम जो होता है ना, जो सिम हम लोग खरीदते हैं, सिम जो होता है ना, सोचिए कि 1 अरब रुपया में मिलता है, 1 अरब रुपया का एगो सिम आएगा, तो कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो याद करना है, सिम 1 अरब का है। बॉयज जो है, बॉयज लोग फ्रांस जाना चाहता है। ठीक है, बॉयज लोग है फ्रांस जाना चाहता है, ऐसे कुछ कर लीजिए। पैम्परो, पैम्परो का क्या? अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंट में, अर्जेंट है ना, कोई चीज का अर्जेंट होता है तो लोग पैर पे भी गिर जाता है, अर्जेंट होता है तो पैर पे भी लोग गिरने के लिए तैयार रहता है। और नॉर्वेस्टर जो न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर एन जो है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब तो मैथ्स रीजनिंग सब है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला, कौन सा क्षेत्र है जो विंध्यन भूस्तरीय? देखिए ये मुंगेर क्या, अच्छा ये बिहार का, देखिए ये बिहार का है, बिहार स्पेशल में। चलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल चले जाते हैं। ठीक है, बिहार वाले को थोड़ा सा काम देगा ये। देखिए यहाँ पे क्या सवाल क्या पूछ रहा था, हाँ देखिए क्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय? कौन सा क्षेत्र विंध्यन? देखिए 4 तरह के हमारे बिहार में, ये ऐसे है बिहार। ठीक है, एक ऐसे पकड़ लीजिए, ये 4 तरीके से इसको बांटा गया। एक तो बांटा गया, इसको पकड़ लीजिए, एक इसको पकड़ लीजिए, एक जो है आपको इधर पकड़ लीजिए, एक इधर का पकड़ लीजिए। ये 4 जगह बांटा गया। ठीक है, ये जो है ये आपका विंध्यन आ गया, विंध्यन आ गया। ठीक है, आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं विंध्यन को, क्यों? क्योंकि विंध्या, विंध्या रेंज यहाँ इसी तरफ है, इसी साइड में, तो विंध्या से विंध्यन कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, विंध्यन जैसे वह है तो वही ये हो जाएगा। आर्कियन, आर्कियन में भी देखिए आर्कियन युग का ये जो है आर्कियन युग का, आर्कियन युग में भी ना, तो एक आर्कियन, उसको भी 2 भाग में बांटा गया, एक आर्कियन को बांटा गया, एक धारवाड़ बांटा गया।
एक आर्कियन एक धारवाड़ बांटा गया, ठीक है। उसको कभी कोई धारवाड़ बोलते हैं, कभी आर्कियन बोल देता है, याद रखना ये, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये आपको आ गया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कुछ, इसको दिमाग से उतर रहा है मेरे, इसको टर्शरी बोलते हैं। और इसको देखिए यहाँ सोमेश्वर पहाड़ी है, इसको आपको ध्यान नहीं आ रहा है, बता देंगे आपको, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर्कियन, आर्कियन आ गया, धारवाड़ आ गया, और इसको टर्शियर आ जाता है। इसको दिमाग से अभी उतर रहा है, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी के पास है, ठीक है। हल्का सा जो पश्चिम चंपारण है ना, वहाँ पर, पश्चिम चंपारण जो है यहाँ पर आपको, हल्का मुंगेर में भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन चलिए कोई बात, इसको नहीं याद रखिए, पश्चिम चंपारण याद रखिए, ठीक है। तो इसी चारों एरिया को आपको ये बता रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, अब याद रखो विंध्यन भू संरचना का कैमूर में, देखिए तो कैमूर जो है आपको इसी एरिया में ना है, कैमूर यहाँ पर है, कैमूर रोहतास यहीं पर है, ठीक है। चलिए कैमूर का पठार भी वहीं पर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए उसको क्वेश्चन नहीं याद आ रहा था दिमाग में, चलिए कोई बात नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? देखिए लागत पूंजी क्या होता है, पहले ऐसा देखते, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेशों में बेचना। देखिए क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ बंगाल में, जैसे ये हिंदुस्तान का ये बंगाल एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोग आ गए, आपको ब्रिटिशर्स आ गए, अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज क्या किए, पहले क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते थे अपने पैसा लगा के, और फिर उसको बाहर भेजते थे, इंडिया में, इंडिया का यूके में, मतलब ब्रिटिश में। तो जो यहाँ से भेज रहे हैं अपना पैसा, अपना पैसा लगा के, तो ये तो उनको मतलब एक तरीके का घाटा हो रहा है, ठीक है। घाटा इन द सेंस कि मतलब ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अब क्या है, जब यहाँ पर ये कंट्रोल कर लेते हैं पूरा बंगाल को, तो यहीं से ये दीवानी प्राप्त करके, यहीं से इसका पैसा प्राप्त करके ये क्या करते हैं कि अपना सामान बेचते हैं यहाँ पे। तो इसी को लागत पूंजी बोला जाता है, इसी को लागत पूंजी बोला जाता है कि ये इनका पूरा प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ से यहीं से इनको फ्री में मिल रहा है एक तरीके से, और फिर बेच रहे हैं, यहाँ पे इनको पैसा पूरा मिल रहा है, तो इसी को लागत पूंजी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस सवाल पे कि नियोपाइलिना क्या पे है। तो नियोपाइलिना जो है ये है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी को नियोपाइलिना बोलते हैं, ठीक है। युगलिना क्या बोलता है, युगलिना पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी को युगलिना, जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी को युगलिना बोलते हैं, ठीक है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या बोलते हैं, सरीसृप और स्तनधारी के बीच, सरीसृप और स्तनधारी के बीच। और पेरिपेटस जो होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की, ठीक है। अच्छा, वृद्धि वलय बनती है सक्रियताकरण किसके, अंतःरंभीय एधा की अंतःरंभीय एधा के लिए वृद्धि वलय बनती है, ठीक है। देखिए गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है, देखिए सरकारी प्रतिभूति के बाजार। देखिए पहले गिल्ट एज बाजार समझते हैं। देखिए गिल्ट एज बाजार, देखिए क्या होता है, ये सरकार जो है, अब सरकार क्या करेगा, सरकार को चाहिए कभी कभी पैसा, तो सरकार क्या करता है, सिक्योरिटी जो है या प्रतिभूति जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको देता है। तो सरकार दो तरीके से सिक्योरिटी देता है, एक शॉर्ट टर्म देता है, एक लॉन्ग टर्म। मतलब यदि उसको पैसा लेना है, मार्केट से पैसा उठाना है, या और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा मतलब वनडे एग्जाम के लिए इतना ही याद रखिए, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, सरकार को पैसा उठाना है मार्केट से। पैसा उठाया कैसे, कि सिक्योरिटी बेच के, सिक्योरिटी देकर। एक शॉर्ट टर्म होगा जो 1 साल के अंदर का होगा, जो 1 साल के अंदर का होगा उसका, यहाँ आते हैं, देखिए क्या होता है, ये सरकार है, सरकार को चाहिए पैसा, ठीक है। अब पैसा कहां से उठाएगा, मार्केट से उठाएगा। तो जिस मार्केट में वो अपना सिक्योरिटी बेचेगा यानी प्रतिभूति बेचेगा, ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट। क्या बोलते हैं, उस मार्केट को गिल्ट एज मार्केट बोलते हैं, ठीक है। उस मार्केट में सिर्फ सरकार का ये प्रतिभूति बिकेगा, ठीक है। अब पूछेगा सरकार का जो प्रतिभूति तो बिकता कैसे, तो एक शॉर्ट टर्म में, तो छोटे समय के लिए, यानी 1 साल के अंदर के लिए बिकता है। 1 साल के अंदर खरीदिए, उसको बेच दीजिए, मतलब उसको फिर वापस आप कर दीजिए। एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म जो होता है ये तो 1 साल के लिए होता है, ये होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15, 20, 50, ऐसे 15, 20 ऐसे सालों के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी, किसमें जरूरी नहीं शॉर्ट टर्म में आप अपने मन से, उसमें भी 91 दिन का एक आएगा कि 91 दिन के लिए, 91 दिन आइए आप अपना पैसा वापस ले जाइए, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा में पैसा ले जाइए। फिर 182 दिन, ठीक है, फिर 364 दिन, ऐसे होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि गिल्ट एज मार्केट क्या है। गिल्ट एज मार्केट होता है जिसमें सरकार जो है अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रतिभूति को बेचता है। बेचता वो कैसे, शॉर्ट टर्म से बेचता है, वो लॉन्ग टर्म से बेचता है। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जो बेचता है वो 91 दिन का बेचता है, 182 दिन के लिए बेचता है, 164 दिन के लिए बेचता है, फिर ये लॉन्ग टर्म में 5, 10, 15, 20 ऐसे, ठीक है। तो इतना काफी है आपको गिल्ट एज मार्केट समझने के लिए।
देखिए गिल्टेड बाजार, ठीक है। तो क्या सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, ठीक है। कभी कभी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए भी ना सरकार करता है, अब इसको कभी डिटेल में बता देंगे कभी, ठीक है। इकोनॉमी में कोई क्लास वास लेंगे तो। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन हुआ, बिहान मेला का आयोजन कहाँ हुआ, उड़ीसा में। कहाँ हुआ, अच्छा एक हेमिस मेला भी हुआ था, ये कहाँ हुआ था, JNK में हुआ था, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है, पद्मावती। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम पद्मावती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे, होम रूल लीग, देखिए होम रूल लीग जो है ना, ये 1916 में, एक मिनट यहां भी आते हैं, देखिए होम रूल लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1915-16 में ना एक अलग चीज चल रहा था, आयरलैंड से एक बहुत ये चल रहा था, क्या बोलते हैं, होम रूल लीग, वहां से ये स्कूल ये किया गया, मतलब बोरो किया गया होम रूल लीग। किसने बोरो किया आयरलैंड से, दो इंसानों ने 1915-16 में, किसने, एक तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, एक एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट यहीं की थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो किया, देखिए तिलक है और ये एनी बेसेंट है, ठीक है। तो ये अप्रैल में करते हैं, सवाल पूछता है पहले किसने किया, तो ये अप्रैल में करेंगे और ये जो करेंगे आपको सितंबर में करेंगे, ठीक है। ये याद रहेगा, पहला सवाल यही पूछता है कि पहले किसने ये किया। ये जो करते हैं इनका हेडक्वार्टर पुणे होता है, इनका हेडक्वार्टर मद्रास होता है, ये दूसरा सवाल पूछता है। अच्छा, उसके बाद होम रूल लीग आयरलैंड से ये लिया गया, ये भी ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अच्छा हाँ, एक सवाल पूछता है कि आपको जब 1917 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था एनी बेसेंट को, तो किसने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। तो सर की उपाधि त्यागी थी आपको कोई अय्यर थे, ठीक है, रामास्वामी अय्यर या कोई अय्यर थे, ठीक है। इसमें है क्या नाम, एक मिनट, हाँ ये सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो थे ना, ये आपको अपना सर की उपाधि ये त्याग दिए थे। तो होम रूल लीग पर समझ गए कि ये सब डिटेल्स है होम रूल लीग का, ठीक है, इतना डिटेल्स हो गया। चलिए अब आते हैं आगे, यहाँ पे एनी बेसेंट हो गया, सुब्रमण्यम अय्यर हो गया, लोकमान्य तिलक हो गया, ये पुणे में इनको हेडक्वार्टर था, इनका हेडक्वार्टर एनी बेसेंट का था आपको मद्रास में, ठीक है, होम रूल लीग। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। देखिए कश्मीर घाटी है ना, वृहत हिमालय और बेहतर से जानना होगा तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय, ये लघु हिमालय का ही पार्ट है पीर पंजाल, लघु हिमालय का ही पार्ट है पीर पंजाल। तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपके ये कश्मीर घाटी है, याद रहेगा। चलिए, बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ निकलती है, विंध्या से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, ये विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब विंध्यन पर्वत श्रेणी में भी, एक मिनट देखिए इसको भी देख लेते हैं, ये बेतवा नदी, इसके बारे में थोड़ा सा देख ले। पहले तो सबसे सवाल पूछेगा बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना की, पहला सवाल यही पूछेगा, किस नदी की सहायक नदी है, यमुना के। दूसरा बेतवा में पूछ सकता है क्या है कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये विंध्या रेंज से तो निकलती है, हम लोग देखें विंध्या रेंज से निकलती है, ठीक है। आपको ये पूछ देगा कहाँ से निकलती है, आपको MP से, मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से, नहीं मध्य प्रदेश से ही, रायसेन से शायद निकलती है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है, विंध्या रेंज से, ठीक है। तो यमुना का योग, इसी में आपको याद होगा केन बेतवा एक प्रोजेक्ट भी आया था, केन बेतवा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिससे केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा था, ठीक है। तो ये वही बेतवा है, ठीक है। तो यमुना का हो गया, और इसमें बेतवा के बारे में अभी तो कोई करंट में कोई न्यूज नहीं है, तो इतना काफी है, ठीक है। कहाँ चला गया, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश के आपको रायसेन से निकलती है। चलिए, उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, किस प्रकार की, सर्वोच्च, अच्छा ये पूछा सर्वोच्च न्यायालय, याद रखना है। तो ये तदर्थ न्यायाधीश भी कर सकते हैं और अतिरिक्त न्यायाधीश भी कर सकते हैं, क्या गलत है कि सही है, नहीं, ये अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं कर सकते, सिर्फ तदर्थ न्यायाधीश, यानी इसको एडहॉक बोलते हैं, एडहॉक बोलते हैं इसको, ठीक है, या तदर्थ बोलते हैं, इसको एडिशनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज और जान लीजिए, जो एडहॉक जो होता है ना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। अब एक मिनट देखिए, देखिए एडहॉक यानी तदर्थ, एडहॉक यानी तदर्थ जो है, जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्रवाई तब होगा जब उसमें कोरम होगा, याद रखना है, कोरम होगा ना तभी कोई कार्रवाई आपको हो सकता है। तो कोरम को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति का पहला सहमति ले लेता है CGI, राष्ट्रपति का सहमति ले लिया कि हम, मेरे पास कोरम नहीं है, हमको एडहॉक मतलब कि तुरंत तदर्थ के लिए आपको चाहिए, आपको ये CGI
जज चाहिए, तो वो क्या करता है ना, वो हाई कोर्ट से जज उठा लेता है। सीजीआई क्या बोलता है, ठीक है भाई आप प्राइम प्रेसिडेंट क्या बोलता है, आप उठा लीजिए। सीजीआई क्या करता है, हाई कोर्ट जज उठा लेता है, लेकिन हाई कोर्ट से वही जज उठाएगा जो कि उसके लिए एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए, तो वो वैसे जजों को उठा लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन क्या ये हाई कोर्ट कर सकता, हाई कोर्ट का कोरम नहीं हो तो? नहीं, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट क्या करेगा ना, एडिशनल जज लोग उठाएगा, एडिशनल जज। तो सुप्रीम कोर्ट क्या उठाएगा, तदर जज, और हाई कोर्ट एडिशनल, याद रखना, यानी एडिशनल मतलब अतिरिक्त। चलिए ये सब तो चलिए, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी गठन किया। नहीं, ये तो पहले से ही गलत हो गया, ये 1951 में किया था। कब किया था, 1951 में किया था। पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। नहीं, हाँ सही है, ठीक है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी ये आपको जुड़े हुए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते? सोना, बिल्कुल सोना पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है, प्लेटिनम भी पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है, तो बाक्साइट टू साइड हम लोग देखते हैं, इसका और होता है, ठीक है। सोना का एक खासियत है, पता है आपको, यदि सोना का 1 ग्राम यदि सोना है ना, उसको 2 किलोमीटर तक का लंबा तार खींच सकते हो, 2 किलोमीटर तक का, 2 किलोमीटर का लंबा तार खींच दी सोना का, ठीक है। तो वैसे ही पाया जाता है, महंगा तो होता ही है, ठीक है। चांदी का इस्तेमाल तो आपको पता है, औषधि में भी करते हैं हम लोग चांदी का इस्तेमाल। उसके बाद चलिए यहीं बताता है, चांदी जो है, पूछता है चांदी का इस्तेमाल, तो दांत का जो भरा, दांत भरवाते हैं ना, उसमें भी आपको चांदी का इस्तेमाल होता है। फिर आपको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। देखिए सिल्वर है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। सिल्वर नाइट्रेट, इसका जो हम लोग वोट देने जाते हैं तो उंगली पे जो निशान पड़ता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर आयोडाइड, ये भी आयोडाइड आपको याद होगा कि जो ऊपर से पानी कृत्रिम वर्षा कराते हैं, सिल्वर आयोडाइड से होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपको क्या बोलते हैं, जिसका सिल्वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, ज्वेलरी में तो इस्तेमाल होता ही है। चलिए, निम्न में से कौन से सही है, कौन सा सही है, ठीक है, देखते क्या, जल विलयन में घुलित घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है। जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन नहीं, असीमित कैसे होगा, सीमित होगा, ऑक्सीजन तो सीमित होगा, कितना घुल घुल सकता है, ठीक है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm, नहीं 10 ppm, 10 ppm। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm है। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है, हाँ ठीक है। ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है, ठीक है, ये सही है। चलिए इसी में कॉन्सेप्ट बताते हैं, बीओडी कॉन्सेप्ट लिख दिए तो बता ही दे। देखिए 1 मिनट, ये कॉन्सेप्ट देखिए, बीओडी नाम सुने होंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक नदी है या एक तालाब है, इसमें कितना यदि कितना प्रदूषण है उसका पता कैसे लगाएंगे, तो बीओडी से लगाएंगे। एक सीओडी सी होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन ये सबको आपको पढ़ना नहीं है, बीओडी पहले जान लीजिए, ठीक है। तो बीओडी क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया होता है ना, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें तालाब में, तो ये बैक्टीरिया इसको खाएगा, इसको तोड़ेगा। तो जब इसको तोड़ेगा ना, तो इसको तोड़ने के लिए इस बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। समझ में आ गया, जितना इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, एक समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, जिसमें बीओडी ज्यादा है वो उतना प्रदूषित होगा, क्योंकि उसको उतना ऑक्सीजन मांग रहा है कि और ऑक्सीजन दो हमको, और हमको तोड़ना है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन है और तोड़ना है। तो बीओडी ज्यादा मतलब पॉल्यूशन ज्यादा, बीओडी कम मतलब पॉल्यूशन कम। पेयजल में जो हम लोग पीते हैं उसमें बीओडी 0 होना मस्ट है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाइएगा। शुद्ध जल जिसको बोलते हैं, शुद्ध जल 5 से कम पकड़ लीजिए, 17 जो होगा, 17 बीओडी जो होगा, तो वो जो होगा बहुत प्रदूषण वाला होगा। शुद्ध जल 5 तक मान सकते, लेकिन पेयजल में 0 बीओडी होना चाहिए, बस हो गया, इतना काफी है, नहीं तो लंबा वीडियो, ठीक है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना, अच्छा, भारत का कौन सा जलप्रपात है जिसको लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात जाना जाता है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात है। ये देखिए, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में कुछ जान ले। ये चित्रकूट जो है ना, ये पहला जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। चित्रकूट जो है बस्तर, जहां तक हमको याद आ रहा है, चलिए छत्तीसगढ़ पकड़ लीजिए, ठीक है, चित्रकूट जो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब ये चित्रकूट से सीधे चित्रकूट, सीधे छत्तीसगढ़ ये हो गया। चित्रकूट जो है ये किस नदी पर है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। और चित्रकूट को क्या बोला जाता है, तो आपको नायग्रा फॉल बोला जाता है ना, नायग्रा फॉल बोला जाता है। अच्छा, ये नायग्रा फॉल कौन सी नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर है,
नायग्रा फॉल जो है सेंट लॉरेंस नदी पर, ये याद रखना। तो क्या हो गया चित्रकूट के बारे में, चित्रकूट किस स्टेट में, छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर चित्रकूट, ये इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जो है वो किसको बोला जाता है, नायग्रा फॉल यहाँ बोला था, ये आपको सेंट लॉरेंस नदी पर, जैसे नायग्रा फॉल यूएसए में, याद रखना ये भी। चलो अब आते हैं हम लोग, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। जो मानसून बहता है, ठीक है, उसका सामान्य दिशा क्या है, इधर से ही ना आता है मानसून। तो क्या हो गया, दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इधर से तो जाता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जाता है, इधर नहीं जाता है, से उत्तर, ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट यही ना है। चलो, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 5.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, केंद्र सरकार ने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य कब तक रखा है, 2025 तक। अब वैसे डब्ल्यूएचओ ने कब तक रखा, ये भी जान लीजिए, 2030 तक रखा है, 2030 तक डब्ल्यूएचओ ने रखा है। ठीक है, ठीक है। फ्रांस में के संदर्भ में, अच्छा, फ्रांस के संदर्भ में घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको आता है। ठीक है, पहला स्टेट जनरल्स की बैठक, ये स्टेट जनरल की बैठक है पहले, ये 1789 में होगा। ठीक है, स्टेट जनरल की बैठक, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देंगे तो पूरा बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड, ये क्या, सॉरी, 1789 में गया। लुई 16, 15 हाँ, लुई 16 का 1792 में की हत्या, इसको इसकी बीवी को मार दिया गया था। चलो हटाओ। तो उसके बाद क्या हो गया, नेपोलियन का फ्रांस बनना, ये 1804 में फ्रांस बनता है, यानी यहाँ पे इस टाइम पे देखिए, यहाँ पे राजतंत्र फिर से आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हटाओ। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। उसके बाद वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, वाटरलू का जो युद्ध होता है ना, उसमें नेपोलियन का हार होता है, ये 1815 में ये होता है। इतना काफी है। ठीक है, स्टेट जनरल्स का ये 1789 में, नेपोलियन का फ्रांस 1804 में बना, लुई 16 जो हत्या हो गया 1792 में, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार 1815। ठीक है, निम्नलिखित मिट्टी में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी, स्वतः कृष्य मिट्टी कौन होगा, तो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी। ठीक है, तो इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, अब क्या है कि स्वतः कृषि मिट्टी, स्वतः कृषि मिट्टी कैसे हो जाता है, देखिए काली मिट्टी जो होता है ना, वो जनरली पानी को चिपचिपा, मतलब पानी को बांध के रखता है, वो चिपचिपा रहता है। अब और जब सूखेगा वो ना, तो उसके बाद वो उसमें दरार आ जाता है, देखते तो पूरा जो मिट्टी होगा ना, दरार आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसलिए वो आपको खेती के लिए बहुत ही ये होता है, ये होता है, मतलब अच्छा होता है। काली मिट्टी काली क्यों होता है, तो ह्यूमस उसमें होता है, उसमें ह्यूमस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, काली मिट्टी का, और ज्वालामुखी से ही बना होता है ना, क्योंकि दक्कन एरिया में देखिए काली मिट्टी पाया कहाँ जाता है, दक्कन एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब दक्कन एरिया, पूरा दक्कन देखिएगा ना, ज्वालामुखी से बेसाल्टिक, बेसाल्टिक लावा वहाँ से निकला था, बेसाल्ट का लावा निकला था, इसीलिए उस जगह पर काली मिट्टी ज़्यादा है। ठीक है, दक्कन एरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक छात्र नहीं है, क्षेत्र नहीं है। वर्धा घाटी बिल्कुल है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है, कावेरी नदी घाटी नहीं है। देखिए कौन कौन सा घाटी, देखिए देखिए, एक तो और आ जाए इसमें, वर्धा हो गया ना, सोन हो गया, महानदी, गोदावरी घाटी भी लिख लीजिए, गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, ये सब गोंडवाना टाइम का सो है। ठीक है, ये आपको गोंडवाना योगिन जो है, नदी घाटी सब जो है यहाँ पे है। फिर और कोयला उत्पादक नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, कोयला उत्पादक का अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। चलिए हो गया। अच्छा, कोयला उत्पादन में अभी कौन से नंबर 1 पे ये है, भंडारण किसके पास है, तो झारखंड के पास है। और उत्पादन में कौन है, देखिए झारखंड को भंडारण है, उत्पादन में आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्पादन में छत्तीसगढ़, भंडारण में झारखंड हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें, तो वसा अम्ल कौन सा है, तो 1, 3, 5 है, तो लेनोलोनिक है, लेनोलेनिक है, और एरिकाडोनिक है, बस यही 3 है। चलो हटाओ। सीआरपीसी कहाँ चला गया, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब प्रवृत्त हुई, 74 में प्रवृत्त हुई। हाँ ठीक है, 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्त हुई थी। 1 अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। ठीक है, 1974 में हुआ था, याद रहेगा। तो इसमें 2 अनुसूची है, 484 के करीब शायद इसमें आपको आर्टिकल है। ठीक है, कुछ खास नहीं, सब पूछता वस्ता नहीं है, मेन पूछता, यदि पूछ देगा देखा पूछता तो ये भी नहीं, लेकिन चलो दिया, देख लेते। 1 अप्रैल 1974 भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु, तो विश्वविद्यालय राधा कृष्णन की कमीशन जो है ना, ये 1948 के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये 1948, ठीक है, ये जो हुआ था ना, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए हुआ था। ठीक है, कोविड-19 वायरस के संरचना में
प्रोट्रूडिंग नोक यानी स्पाइक्स जिसको बोलते हैं शामिल होता है। ये स्पाइक जो शामिल होता है वो किससे बने होते हैं? देखिए ये कोविड-19 का देखिए एक फोटो दिखते होंगे, ये ऐसा ऐसा फोटो आता होगा, ये आता है ना ऐसा फोटो। ये जो फोटो है ये जो है ये किस चीज का बना हुआ है ये पूछ रहा है। ये स्पाइक्स जो किस चीज बना था, प्रोटीन का बना था ये स्पाइक्स, याद रखना। लोग फोटो बना देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। उसका नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? तो क्या परामर्श करता है? हाँ, परामर्श भी करता है, मेडिकल सहायता भी करता है, ये यौगिक आसन भी ये यौगिक आसन कराता है, चलिए उपयुक्त सभी सभी कराता है। नशा मुक्ति, देखिए नशा मुक्ति केंद्र में सब चीज आता है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो सिगरेट हो, सब चीज आता है। तो आप वहां जाकर नशा मुक्ति कर सकते हैं। अच्छा, शराब से याद आ रहा था, एक बात बताइए, शराब का सेवन बंद है किन किन राज्यों में? तो पहला राज्य होगा अपना तो बिहार, चलो बिहार में कब है ये बताना है। बिहार हो गया, दूसरा हो गया गुजरात, गुजरात में कब, चलो गुजरात का हम बता देते हैं, गुजरात हो गया, तीसरा हो गया नागालैंड, वहां पे भी शराब बंद है। चौथा हो गया मिजोरम, नाम में रम है लेकिन बेचारा रम पी नहीं सकता है वो लोग, गम है, ठीक है। तो नागालैंड, मिजोरम, गुजरात और बिहार, ये चार अभी है जहाँ पे। अच्छा लक्षद्वीप भी है लेकिन लक्षद्वीप हटाने का बात चल रहा है, ठीक है। चलो अब बिहार में कब होता है ये बताना है। गुजरात में तो देखिए, गुजरात में ना 1960 में गुजरात ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होता है, और उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद गुजरात में इसको लागू कर दिया जाता है कि आपको वहां पर शराब नहीं बेचना है। बिहार में चलो वो भी बता देते हैं, 2016 4 अप्रैल 2016 से गुजरात बिहार में आपको ये बैन है, शराब बैन है, ठीक है, चाहिए याद रहेगा। चलिए अच्छा, शराब के एक चीज और बताइए, शराब के बारे में चलिए यहाँ बता पूछते हैं, शराब किस लिस्ट में है? सेंट्रल लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है, किस लिस्ट में? तो शराब स्टेट लिस्ट में। इसीलिए देखिएगा कि किसी किसी जगह पे शराब का पीने का एज 18 किया हुआ है, किसी जगह 21 किया हुआ है, किसी का 25 किया हुआ है, क्योंकि अपने अपने स्टेट वाले लोग अपने अपने जगह पे उसका मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं स्टेट लिस्ट में शराब, पहला चीज। दूसरा सवाल, किस आर्टिकल के तहत शराब को औषधीय इस्तेमाल के अलावा हर जगह बैन किया गया है? और शराब ही नहीं, मादक पदार्थ, कोई भी मादक पदार्थ होगा तो आर्टिकल 47 जो है, मादक पदार्थ के बाद जितने भी मादक पदार्थ हैं उसको औषधीय इस्तेमाल के अलावा सब जगह उसको बैन किया गया, ठीक है। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया? ये चलो देखते हैं। केपलर ने तीन, देखिए केपलर जो है ना वो 3 नियम का उल्लेख किया। कौन कौन सा नियम है केपलर का? पहला जो नियम है आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम। दूसरा क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। तीसरा आपको है, एक आवर्तकाल का नियम था, एक क्षेत्रफल का नियम था, और एक जो नियम था वो था ग्रहों के चारों तरफ जो चक्र लगाता है उसका नियम, ठीक है। देखिए क्या, देखिए ये चक्कर पहले जो था ना, माना जाता है कि गोल चक्कर लगाता है ग्रह जो है आपको, इसका क्या नाम है, सूर्य का, लेकिन वो बोला कि नहीं गोल नहीं, दीर्घकालिक ऐसे लगाता है, ये तो कोई नियम हो गया। उसका एक बोलता है कि यदि यहाँ पर यदि एक बोलता है कि क्षेत्रफल का नियम भी समझिए, मतलब पूछेगा पता नहीं क्या पूछ ही दे शायद। ये ऐसे है ना, यदि यहाँ पर सन है, यहाँ पे ये है, यदि ये जो ये और ये जितना एरिया होगा यही एरिया होगा, याद रखना है बस, खाली क्षेत्रफल का नियम है और कुछ नहीं ज्यादा याद रखना। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है। बीटी कपास के उत्पादन से सूक्ष्म जीव क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं, बीटी का पहले फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थुरेसिनिमस या ऐसा ही कुछ है, बैसिलस थुरेजिनिमस ऐसा ही कुछ करके है, ठीक है। तो बीटी कपास के उत्पादन में जो देखिए होता, बीटी कपास होता, बीटी होता क्या है, ठीक है। एक तो पता चल गया जीवाणु है, ये तो बीटी कपास हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, ये सब नाम सुनते होंगे हम लोग, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमसी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जीन में इसको चेंज कर दिया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार, इसको समझ में आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये। चलो और कुछ नहीं, इसमें बीटी का तो बता ही थी, बैसिलस थोरेजिनेसिस ऐसा ही कुछ है, ठीक है, बीटी कपास का। वैसे होता क्या, ये जीवाणु होता है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहां पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? कहां पे ये 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है? सामान्य ह्रास दर क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर, ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर गिर जाती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा। देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, कुछ ज्यादा पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी का समतल भाग हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर गया, ट्रोपोस्फेयर में जो है यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर मान लेते हैं। यहाँ पर ना टेम्परेचर जैसे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जा रहे हैं लोग, टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, याद रहेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेसोस्फेयर। यहाँ पे क्या होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर फिर गिरेगा। फिर मेसोस्फेयर के बाद आ जाएगा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में भी क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा तो टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा। एक्सोस्फेयर आ जाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी पहले टेम्परेचर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे याद रखना। ठीक है। अब ये जो ट्रोपोपॉज पूछ रहा है ना, ये ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर और इसके स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे होता है, बीच में होता है ट्रोपोपॉज। ये कहाँ होता है ट्रोपोपॉज, ये यहाँ पे होता है ट्रोपोपॉज। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में नीचे लेयर पे आपको ओजोन देखेंगे हम लोग, ओजोन जो है ना यहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है। ये ट्रोपोपॉज देख लिया, ट्रोपोस्फेयर देख लिया। जितना भी आपको उड़ान उड़ान हवाई जहाज बढ़ता है तो स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है, और जितना मौसम संबंधी जानकारी होता है, मतलब मौसम संबंधी होता है, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, याद रहेगा, मौसम संबंधी जितना भी चीज होगा। और इसमें कुछ बताने वाला चीज है, जितना भी उपग्रह होता है एक्सोस्फेयर में होता है। रेडियो कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं आयनोस्फेयर में, यहाँ पे फ्री आयंस होते हैं, यहाँ पे फ्री आयंस होते हैं, और यहीं से रेडियो का, यहाँ से रेडियो भेजते हुए यहाँ से सैटेलाइट पकड़ लेते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर में, यहाँ पे। तो ट्रोपोस्फेयर में इस्तेमाल हो गया। और इसमें कुछ चीज तो बताने वाला नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, ये बताता, अच्छा 165 डिग्री 165 मीटर पे ना ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हर 165 मीटर पे 1 डिग्री गिर जाता है। टेम्परेचर कितना गिर रहा है, 1 डिग्री गिर रहा है हर 165 मीटर की ऊंचाई पर, ये याद रखना। चलो यही याद होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। चलिए अब आते हैं, और उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, एफएसएसआई के द्वारा। एफएसएसआई के द्वारा राज्य सूचकांक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किया गया। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला गया, तो ये किस जिला में, मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट जा, चलो दिख तो रहा ही होगा। चलो, कामाराजार पत्तन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है। देखिए कामाराजार पत्तन जो है ये तमिलनाडु में। ये याद नहीं होगा तो ये याद होगा, एन्नौर वाला तो याद ही होगा ना। एन्नौर पत्तन जो एन्नौर बंदरगाह जो है ना, उसी को ही कामाराजार पत्तन बोल दिया गया। 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, कामाराजार। एन्नौर से तो कामाराजार पत्तन कर दिया गया। ठीक है, यहीं से लोहा जितना भी होता है, लोहा, कोयला, ठीक है, स्टील स्टील सब यहीं से हम लोग इम्पोर्ट उम्पोर्ट करते हैं, यदि करना होता तो यही यही पत्तन से, यही कामाराजार पोर्ट से करते हैं। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। तो चूना पत्थर भाई कैमूर में और रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कैमूर में और रोहतास में। विंध्यन आपको बताया था ना, विंध्या जो था आपको, जो चट्टान होता है, विंध्या चट्टान, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे कि 4 तरह का होता है, टर्शरी, और ये आपको विंध्या, और क्या कहते हैं आर्कियन, जिसमें धारवाड़ भी आता है। तो उसी में विंध्यान जो होता है ना, उसी में कैमूर और रोहतास है, उस वहां पे चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, कैमूर और रोहतास के पास। एक अच्छा, चूना पत्थर का इस्तेमाल कहाँ होता है ये जानना चाहिए। पहले जानते हैं, उर्वरक में हम लोग चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट उद्योग में आपको चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके वस्त्र उद्योग में चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद चूना पत्थर का इस्तेमाल और कहाँ होगा, उर्वरक हो गया, मेनली यही सब चीज है। ठीक है, उर्वरक हो गया ये। ठीक है, विश्व के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा पहले इसको जान ले तो फिर नेशनल पार्क भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये यूएसए में। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये यूएसए में। अब ये जो यूएसए में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान पहला विश्व का। अच्छा, नेशनल पार्क होता क्या है, पहले तो यही जान ले। देखिए, ये एक मानते हैं एक एरिया हो गया, ये नेशनल पार्क, इसको मतलब घोषित है ये। ठीक है, ये अब इसके अंदर ना आप कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकता। आप चाहे घर बना दे, नहीं बना सकते आप। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ना ये सब नियम दिया गया। आप इसमें घर नहीं बना सकते, आप इसमें खेती नहीं कर सकते, आप इसमें चाहे तो पशु नहीं चरा सकते। समझ रहे हैं, इसमें ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इसी को नेशनल पार्क बोलता है। समझ जाएगा, नेशनल पार्क बोलता है। ये किस रूल से गवर्न होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से होता है। अच्छा, इसको देखिए, किसी जगह पे ये बता नहीं, ये नेशनल पार्क है, ये नोटिफाई कौन करेगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा।
कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। नेशनल पार्क को, तो नेशनल पार्क क्या होता है समझ में आ गया, कुछ आइडिया लग गया आपको। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजातियां, यही है सही वर्गीकरण का सही पदानुक्रम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? अजय बंगा को विश्व बैंक का। अच्छा, विश्व बैंक वैसे बना कब था? तो 1944 से बना था विश्व बैंक। कब चुना गया? तो अजय बंगा को चुना गया। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को चयनित कीजिए। अच्छा, ये तो खैर आपको चलिए हटाइए। यदि कल, अच्छा चलिए, येरवान राजधानी, येरवान अर्मेनिया की राजधानी, येरवान कहाँ की राजधानी? अर्मेनिया। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सचिन नाथ सान्याल। बंदी जीवन बहुत फेमस है ये सचिन नाथ सान्याल जो बंदी जीवन के आपको ये है। गोपाल कृष्ण गोखले का कौन सा, ये जान ले तो नेशन है इनका कौन सा है? नेशन है। वीर सावर का क्या बोलते हैं? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये है इनका। सुभाष चंद्र बोस का तो बहुत फेमस है, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये आपको सुभाष चंद्र बोस का। नेशन है गोपाल कृष्ण गोखले का। सत्यनारायण सन्याल का बंदी जीवन हम लोग देख ही लिए, ठीक है। विलिंगटन ट्रॉफी से संबंधित है रोइंग, विलिंगटन ट्रॉफी से संबंधित है रोइंग से, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ये 25 जनवरी को। ये देखिए, राष्ट्रीय मतदाता किसने, कौन मनाता? तो निर्वाचन आयोग जो होता है ना, निर्वाचन आयोग वही मनाता। कब से मना रहा? 2011 से मना रहा। निर्वाचन आयोग बना राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी पूरा सेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और देखते हैं कि और इसमें से अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल सके, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।